आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। मैं आपके साथ शोभना यादव। मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत यूक्रेन से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सामने दो बड़ी शर्तें रखी हैं, जिन्हें मानने के बाद ही बातचीत की शुरुआत हो सकती है। पुतिन की पहली शर्त है कि यूक्रेन क्रीमिया को रूसी संघ का हिस्सा माने, उसे मान्यता दे, और दूसरी शर्त पुतिन की यह है कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दे। तो पुतिन ने दो शर्तें रख दी हैं। पुतिन की शर्त है कि नेटो में शामिल होने से इनकार कर दे। तो यूक्रेन को अब ये शर्तें माननी ही होंगी, इसके आगे कोई रास्ता नहीं। इसके अलावा पुतिन ने और भी कई बड़े बातें कही हैं, जिससे रूस के रुख का साफ साफ पता चल रहा है। पुतिन ने यूक्रेन की सेना को तख्ता पलट करने के लिए कहा है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की सेना को चाहिए कि वो देश का कंट्रोल अपने हाथों में ले ले। यानी सेना को साफ साफ कह रहे हैं पुतिन कि देश की जो कमान है उसको आप अपने हाथों में ले लीजिए। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में नाजी हैं जिन्होंने आतंकवादियों की तरह काम किया है। चौथी बड़ी बात, रूसी सेना खैरसन इलाके में यूक्रेनी सेना की रक्षा पंक्ति तोड़कर अंदर घुस गई है। रूसी सेना ने कीव का संपर्क पश्चिमी देशों के साथ काट दिया है। राजधानी कीव के बाहरी इलाके में मौजूद गोस्टोमेल एयरबेस पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। यूरोपीय यूनियन ने पुतिन से संबंधित यूरोपीय संपत्तियों को सीज करने पर हामी भर दी है, यानी राजी हो गए हैं। यूरोप के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रूस की सदस्यता को निलंबित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ब्रिटेन ने पुतिन पर और ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की है। तो रूस और यूक्रेन जंग में जो अभी तक का अपडेट है वो पॉइंटर्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सैनिक अंदर पहुंच चुके हैं। यूक्रेन रूस से ये जंग करीब करीब हार चुका है, बस आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। करीब 2 दिन से जारी इस लड़ाई में अब तक की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। सोमवार को ही मास्टर स्ट्रोक में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोबारा से सोवियत संघ को बनाने की इच्छा रखते हैं, और इसका जिक्र वो कई बार पहले कर भी चुके हैं। आज जंग के बीच से एक ऐसी ही तस्वीर आई जिसने पुतिन की सोच को सारी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। ये तस्वीर थी एक रूसी टैंक की जो यूक्रेन में घुस चुका था, और उस पर जो झंडा लगा था वो पुतिन के सपने का सबूत दे रहा था। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले की आपने कई तस्वीरें देखी। आपने तबाह हुए टैंक और सैन्य गाड़ियां देखी। वर्ल्ड वॉर II के बाद पहली बार शहरों में घुसते हुए टैंक देखे। कई दशकों बाद किसी देश पर इतना बड़ा हमला देखा। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर ऐसी आई है जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि 30 साल से रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किस चीज को दबा रखा है। रूसी सेना के टैंक की ये तस्वीर आपको पुतिन की दबी हुई इच्छा दिखा रही है। रूसी टैंक पर लगे झंडे को जरा ध्यान से देखिए। ये झंडा सोवियत संघ का है, उसी सोवियत संघ का जो 30 साल पहले टूट गया था। हथौड़े और हंसिए वाला ये झंडा कभी सोवियत संघ की शान हुआ करता था। सोवियत संघ की ताकत का एहसास यही झंडा पूरी दुनिया को कराता था। लेकिन 25 दिसंबर 1991 को ये ताकत टूट गई और क्रेमलिन से सुपर पावर की पहचान वाला झंडा उतार लिया गया। लाखों रूसियों की तरह व्लादिमीर पुतिन भी इससे बेहद आहत हुए थे। तब वो सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी
केजीबी के एजेंट थे। सोवियत संघ के टूटने से वो बेहद दुखी हुए। शायद इसीलिए वो कई बार अपने दुख का इजहार खुलेआम भी कर चुके हैं। Здесь следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Эпидемия распада, к тому же, перекинулась на саму Россию. पुतिन के हाथों में जब रूस की सत्ता आई, उसके बाद वो कई बार कह चुके हैं कि अगर वो कुछ बदलना चाहते हैं तो वो सोवियत संघ का टूटना है। यानी पुतिन के मन में कहीं ना कहीं दोबारा से सोवियत संघ को बनाने की इच्छा दबी हुई है। और इसकी सबसे ताजा झलक यूक्रेन पर हुए हमले से कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने दिखा भी दी थी। CCCP जिस हॉकी खिलाड़ी की जर्सी पर लिखा है वो रूसी टीम का खिलाड़ी है। ये तस्वीर मॉस्को में अभी कुछ ही हफ्ते पहले इंटरनेशनल आइस हॉकी टूर्नामेंट की। फिनलैंड के खिलाफ जब रूसी टीम खेलने उतरी तो उनकी जर्सी पर CCCP लिखा हुआ था, जो USSR यानी सोवियत संघ की निशानी है। यानी जर्सी बता रही थी कि टीम सोवियत संघ की है। और इसी सोवियत संघ की झलक एक बार फिर दिखी है यूक्रेन के युद्ध के मैदान में। रूसी टैंक पर लगा सोवियत संघ का झंडा बहुत कुछ बता रहा है, दुनिया को संदेश दे रहा है कि 30 साल पहले सोवियत संघ जिस तरह 15 टुकड़ों में टूट गया था, उसका एक टुकड़ा वापस उसमें जोड़ा जा रहा है। सोवियत संघ के इन विखंडित टुकड़ों को जोड़ने का काम पुतिन पिछले लंबे वक्त से कर रहे हैं। फिर वो चाहे जॉर्जिया हो, कजाकिस्तान हो या फिर बाकी के देश हो जो सोवियत संघ से टूटकर अलग हुए थे। यूक्रेन की राजधानी कीव में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। रूसी सेना की मौजूदगी कीव में दिखने लगी है। वहीं दूसरी तरफ जान बचाने के लिए लोगों ने कीव के मेट्रो स्टेशन में शरण ली हुई है। यूक्रेन की राजधानी कीव के सबवेज का नजारा कुछ इस तरीके का है। ये मेट्रो स्टेशन है, लेकिन इस समय ये कई लोगों का टेम्परेरी घर बना हुआ है। लोग अपने परिवारों के साथ, अपने पेट्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में लोग यहाँ पर हैं। कुछ इस तरीके की स्थिति लगभग हर बड़े सबवेज में देखी जा सकती है। इन लोगों में डर साफ देखा जा सकता है। कई लोग तो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। इनमें बच्चे भी हैं। कई लोग तो अपने पालतू जानवर भी लेकर आए हैं। लोग सुरक्षा कारणों से यहाँ पर हैं, क्योंकि ये जमीन से कई मीटर नीचे है और इसके कारण लोग अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इस समय में सबवेज को ही एक तरीके से टेम्पररी घर बनाए हुए हैं। लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से मैट्स बिछा रखे हैं अपने पेट्स के साथ में, यानी अपने पालतू जानवरों के साथ वो यहाँ हैं। बच्चे यहाँ खेलते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो फिलहाल एयर रेड सायरन्स के कारण सहमे हुए, डरे हुए फिलहाल इन सबवेज में हैं। यानी आने वाले कई दिन और कई रातें यूक्रेन वासियों के लिए बेहद मुश्किल भरी होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करने का वादा किया, वो मदद करने आया क्यों नहीं? जिस नाटो ने यूक्रेन के साथ रहने वाला भरोसा दिलाया था, वो भरोसा नाटो ने क्यों तोड़ा? क्योंकि देखा जाए तो यूक्रेन के आसपास नाटो की मौजूदगी बेहद मजबूत है। पहले आपको रूसी सैनिकों की तैनाती दिखाते हैं। बेलारूस वाले बॉर्डर पर रूस के करीब 30,000 सैनिक मौजूद हैं। अगर उत्तर पूर्व यूक्रेन बॉर्डर की बात करें तो ये यूक्रेन से सटी सबसे लंबी सीमा है। यहाँ पर करीब 1,40,000 रूसी सैनिक हैं। वहीं क्रीमिया की तरफ से भी करीब 20,000 रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर हमला किया है। अब आपको नाटो और अमेरिका सेना की तैनाती दिखाते हैं। एस्टोनिया में नाटो के करीब 1150 जवान मौजूद हैं। लातविया में नाटो के 1650 जवान हैं। लिथुआनिया में नाटो और अमेरिकी फौज को मिलाकर करीब 1550 जवान हैं। पोलैंड में दोनों को मिलाकर करीब 9,810 सैनिक मौजूद हैं। रोमानिया में करीब 4,900 जवान और जर्मनी में 40,000 नाटो के सैनिक तैनात हैं। यानी यूक्रेन के चारों तरफ रूस के करीब 1,90,000 सैनिक हैं, जबकि नाटो और अमेरिकी फौज की ताकत करीब 59,060 जवानों की है। लेकिन चारों तरफ मौजूद होने के बावजूद रूस से सीधी टक्कर लेना नाटो के लिए फायदेमंद सौदा नहीं होता, क्योंकि अगर रूस से सीधी जंग लड़ते तो यूरोपीय देशों पर आर्थिक बोझ बढ़ता, अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते, वो भी ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना की वजह से पहले ही आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी है।
इसलिए नाटो और अमेरिका दोनों ही सीधे तौर पर युद्ध में नहीं उतरे, क्योंकि उन्हें पता है कि बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। यही नहीं, इन्हें यह भी पता है कि पुतिन सोवियत संघ का खोया गौरव वापस लाना चाहते हैं और यूक्रेन पर जिस तरह उन्होंने विश्व युद्ध का खतरा होने के बावजूद हमला किया है, उससे नाटो और अमेरिका भी सोच में पड़ गए हैं कि पुतिन सोवियत संघ को लेकर कितने गंभीर हैं। तभी तो रूसी टैंक सोवियत संघ का झंडा लेकर यूक्रेन में घुसा है। तो रूस के टैंक पर जिस लाल झंडे को आज यूक्रेन की सड़कों पर देखा गया, वो सिर्फ पुतिन के यूएसएसआर वाले सपने का भी प्रतीक नहीं है, बल्कि ये झंडा दुनिया की कूटनीति में तेजी से बदलते समीकरणों का संकेत भी दे रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद जहां सारी दुनिया रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान कर रही है, कुछ देश बीच बचाव में जुटे हैं, तो वहीं चीन जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए चीन ने प्रतिबंधों का भी विरोध किया है और जाहिर है रूस और चीन एक डोर में बंध रहे हैं और ये डोर है वो लाल झंडा जिसे रूस के टैंक पर यूक्रेन की सड़कों पर देखा गया। कैसे, ये समझने के लिए देखिए मास्टर स्ट्रोक की ये खास रिपोर्ट। The sanctions measures we imposed today, I think without question, were the most consequential ever levied on Russia and arguably the most consequential ever levied in history. Mettre en œuvre aujourd'hui, nous, ministres des Finances, ces sanctions massives et immédiates contre la Russie. जब पूरी दुनिया यूक्रेन पर हुए हमले को लेकर रूस पर बरस रही है, रूस को रोकने के लिए प्रतिबंधों का शिकंजा कस रही है, ऐसे में चीन ने एक अलग ही राह पकड़ी हुई है। चीन की राह किधर है और उसकी मंजिल क्या है, ये आप चीन के विदेश मंत्रालय के बयान से समझिए। यूएस और कुछ अन्य देशों द्वारा लगाए गए एक तरफा और अवैध प्रतिबंधों ने संबंधित देशों की अर्थव्यवस्थाओं और आजीविका के लिए गंभीर कठिनाइयां पैदा की हैं। यूक्रेन के मुद्दे और रूस के साथ संबंधों से निपटने के दौरान अमेरिका को चीन और अन्य पार्टियों के वैध अधिकारों और हितों को कभी भी कमजोर नहीं करना चाहिए। चीन ऐसे बयान उस वक्त में दे रहा है जब रूस यूक्रेन में बारूद की बारिश कर रहा है। बड़े बड़े शहरों को मलबे का ढेर बना रहा है। रूस के हमले की वजह से कोई अपने टूटे हुए घर पर बिलख रहा है, तो कोई जान बचाने के लिए घर छोड़कर भाग रहा है। यूक्रेन में ये चीख पुकार रूस के हमले की वजह से, जिसे रोकने के लिए प्रतिबंध सबसे कारगर रास्ता है। लेकिन चीन लगातार इस रास्ते का ब्रेकर बन रहा है। वो प्रतिबंध को ही गलत नहीं बता रहा, बल्कि जंग के लिए जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा रहा है। अमेरिका पिछले कुछ समय से तनाव बढ़ा रहा है और युद्ध को हवा दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को कितने हथियार और गोला बारूद भेजे हैं? यूक्रेन संकट में चीन ने अपने रुख के साथ ये साफ कर दिया है कि वो रूस के साथ खड़ा है। लेकिन दरअसल इस पैंतरे के साथ रूस ने रणनीतिक बिसात पर एक गहरी चाल चली है। हर कोई ये सोच रहा है कि दरअसल ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि इसके सहारे चीन एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहा है और जाहिर तौर पर रूस की आड़ में वो भारत के खिलाफ अपने मंसूबों को भी ताकत देने की कोशिश कर रहा है। रूस के बहाने चीन जो बिसात तैयार कर रहा है, उसके कई पहलू हैं, लेकिन इस रिश्ते की डोर कहां बंध रही है, ये आप इन दो तस्वीरों से समझिए। ये दो तस्वीर अगर सबूत नहीं तो इशारा जरूर है कि चीन और रूस की नजदीकियां किस रास्ते पर जा रही हैं। यूक्रेन में दाखिल होते रूस के टैंक पर जो लहराता हुआ झंडा है, ये रूस का नहीं बल्कि उस यूएसएसआर का है जो कभी दुनिया में कम्युनिज्म का किंग था। दूसरी ओर है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा। दोनों ही झंडे समान हैं, लाल रंग और हसिया हथौड़ा जो कम्युनिज्म की पहचान है।
ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक तरफ पुतिन कम्युनिस्ट यूएसएसआर का ख्वाब देख रहे हैं, तो दूसरी ओर चीन भी इस ख्वाब से जुड़ा हुआ है और ये नजदीकी एक दिन में नहीं आई। दोनों 2014 से एक दूसरे की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर चुके थे। रशिया और चाइना बहुत क्लोज है। उसके बाद 2014 में जब प्रेसिडेंट पुतिन ने क्राइमिया अनेक्स किया, उस समय पुतिन को अमेरिका ने G8 से बाहर कर दिया। उस समय चाइना और रशिया और क्लोजर हुआ है। अभी बाइडेन साहब ने चाइना और रशिया दोनों से कन्फ्रंटेशन हो रहा है। कहाँ चाइना जाता है, पाकिस्तान भी चलेगा। दरअसल चीन रूस के करीब आकर अपने भूमाफिया वाले ख्वाब को पूरा करना चाह रहा है। चीन के मंसूबों की झलक रूस यूक्रेन जंग के कुछ घंटे बाद ही सामने आई, जब ताइवान ने दावा किया कि चीन के 9 फाइटर जेट उसकी एयर स्पेस में दाखिल हुए। इससे साफ है कि चीन इस जंग में अपनी विस्तारवादी एजेंडा का विस्तार देख रहा है। पहले वो एजेंडे को हम आपको समझाते हैं। चीन यूक्रेन हमले को नजीर बनाकर अब ताइवान पर कार्रवाई कर सकता है। उसका दूसरा मंसूबा दक्षिण चीन सागर है। रूस का साथ देकर वो यहां अमेरिका के खिलाफ मजबूत दोस्त हासिल करने की कोशिश में है। इसके अलावा चीन भारत के खिलाफ अपने एजेंडे में रूस के नरम रुख की भी बिसात बिछा रहा है। रूस के साथ खड़े होकर चीन अब अपने इन 3 बड़े एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाएगा, ये समझना भी बेहद जरूरी है। अभी यूक्रेन पर चीन अमेरिका के खिलाफ जाकर रूस के साथ खड़ा हो रहा है। अब चीन ताइवान के मुद्दे पर इसी तरह अमेरिका के खिलाफ रूस का समर्थन पा सकता है। चीन इस वक्त अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी रूस से आर्थिक रिश्ते जोड़े हुए है और अब इसके बदले में चीन को उम्मीद है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के खिलाफ रूस उसका साथ देगा। दरअसल इस रिश्ते की बुनियाद अमेरिका और यूरोप के विरोध पर टिकी है। पुतिन और शी जिनपिंग दोनों ही दुनिया में दबदबा बढ़ाना चाहते हैं और अमेरिका उनके रास्ते का रोड़ा है और इसीलिए अब मौके की नजाकत को देखते हुए दोनों साथ साथ नजर आ रहे हैं और ये दोस्ती पिछले कई सालों में खूब परवान चढ़ रही थी। रशिया का जीडीपी बहुत कम है, लेकिन रशिया में न्यूक्लियर वेपन्स है और अमेरिका से मैड म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अमेरिका और रशिया न्यूक्लियर वेपन्स के में बराबर है ना। अभी बाइपोलर ऑर्डर ऐसे होता है, अमेरिका एक तरफ और चाइना और रशिया दूसरी तरफ। चालाक चीन ने यूक्रेन रूस की जंग की आड़ में अपने मंसूबों को अंजाम देना भी शुरू कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन की जंग का फायदा चीन उसी तरह उठाने की कोशिशों में है जैसा उसने 1962 में किया था। 1962 में चीन ने क्यूबा मिसाइल संकट की आड़ में भारत पर हमला किया था और जिस दिन क्यूबा संकट खत्म हुआ उसी दिन चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध बंद कर दिया था। आज एक बार फिर दुनिया की निगाहें यूक्रेन पर हैं, तो भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता बढ़ रही है। अमेरिका से क्यूबा की दूरी करीब 150 किलोमीटर है। चे गुवेरा के नेतृत्व में क्रांति के कारण क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन अमेरिका किसी भी कीमत पर अपने पड़ोस में कम्युनिस्ट शासन नहीं चाहता था और इसीलिए फिदेल कास्त्रो की सरकार को हटाने के लिए अमेरिका रणनीति बनाने लगा। इसी दौरान अमेरिका ने इटली और तुर्की में मिसाइल लगा दी। इसके जवाब में सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइल लगा दी। नौबत तीसरे विश्व युद्ध की आ गई थी। हालांकि ये जंग कभी नहीं हुई। चीन ने 1962 में भारत पर हमला ठीक उसी वक्त किया था जब क्यूबा संकट चल रहा था। इसलिए आज यूक्रेन संकट के दौरान रक्षा विशेषज्ञ चीन के इरादों से सावधान कर रहे हैं। हमले के बाद इन प्रतिबंधों को और कड़ा किया जा रहा है और इसके बावजूद पुतिन अपने कदम वापस खींचने के लिए तैयार नहीं है और वो लगातार चेतावनी भरे संदेश भी जारी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस जंग का अंजाम क्या होगा, इस भीषण जंग पर ब्रेक आखिर कैसे लगेगा, ये हम आपको समझाएंगे। लेकिन पहले देखिए कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन पर असर आखिर क्यों नहीं हो रहा। Putin chooses to invade, the cost to Russia will be immediate and profound.
to its financial system, to its economy. That we are all working together to shut Russia out as a result of their violence and their unlawful actions, which are unprovoked. यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर दुनिया का प्रतिबंध बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने एक बार फिर उस पर नई पाबंदियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने रूस के 4 सबसे बड़े बैंक प्रतिबंधित किए हैं, 10 सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं पर पाबंदी, साथ ही रूस के कई बड़े घरानों पर शिकंजा कसा और निर्यात पर नियंत्रण लागू किया गया है। These impacts over time will translate into higher inflation, higher interest rates, lower purchasing power, lower investment, lower productive capacity, lower growth, and lower living standards in Russia. दुनिया की तमाम पाबंदियों के बाद भी रूस यूक्रेन पर न तो हमले से पीछे हटा और न ही अब वो हमला बंद कर रहा है। जाहिर है कि रूस पूरी तैयारी के साथ उतरा है, क्योंकि 2014 में क्रीमिया पर हमले के बाद जब रूस पर पाबंदियां लगी, तभी पुतिन समझ गए थे कि जंग में कूदने के लिए पहले खजाना भरना जरूरी है। और आज रूस का फॉरेन रिजर्व बता रहा है कि रूस मजबूत है। चीन का विदेशी मुद्रा भंडार $3,400 बिलियन का है, जबकि जापान का $1,400 बिलियन, स्विट्जरलैंड का $1,000 बिलियन। दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रूस के पास है और अमेरिका के पास सिर्फ $250 बिलियन हैं। पुतिन ने देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से मोड़ दिया है कि उस पर प्रतिबंधों का असर कम से कम होगा, क्योंकि पुतिन ने 2014 के बाद से ही डॉलर का इस्तेमाल बेहद कम कर दिया था और इसके बदले सोने का इस्तेमाल बढ़ाया। इसके अलावा खर्च को कच्चे तेल से होने वाली आमदनी के बराबर लाया गया। आज हालत यह है कि अगर क्रूड $44 प्रति बैरल बिके तो भी रूस का खर्च चलता रहेगा। यही नहीं, रूस इस वक्त दुनिया के सबसे कम कर्जदार देशों में शामिल है। इसके साथ ही रूस ने अर्थव्यवस्था में डिजिटल करेंसी को जबरदस्त ढंग से बढ़ावा दिया और क्रिप्टो करेंसी का भी बड़ा खजाना इकट्ठा किया। इसका असर यह है कि अब रूस को प्रतिबंधों की कोई फिक्र ही नहीं है। रूस ने बड़े सोच समझ कर ये कदम उठाया। इस समय रूस के पास $600 बिलियन से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और अगले 6 महीने में जितनी बड़ी पाबंदियां लगाई, अगले 6 महीने में उसके पास इनफ फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज है। इससे रशिया जो है इस समय इस तमाम खतरे को नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन जो सैंक्शन है बड़ी क्रिपलिंग है। आने वाले समय में उसका जबरदस्त इफेक्ट होगा, उसके बावजूद की चाइना के सपोर्ट के बावजूद भी। इन सब के साथ ही रूस के पास यूरोपीय देशों पर पलटवार का भी मौका है। The Kremlin may be banking on some resistance from European governments to go that far, because they would be also impacted if the energy exports were disrupted. ये सच दुनिया भी समझ रही है, इसलिए रूस को रोकने में पाबंदियों के ज्यादा कारगर होने की उम्मीद कम है। ऐसे में सवाल उठता है कि रूस रुकेगा कैसे? तो रूस ने अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों से निपटने की तैयारी के बाद यूक्रेन पर हमला बोला है। फिलहाल बातचीत का माहौल बनाने की कोशिश चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि बातचीत आखिर किन मुद्दों पर हो सकती है। पहला मुद्दा तो यह है कि यूक्रेन की मौजूदा सरकार को गिराया जाए और पुतिन वहां पर अपनी कठपुतली सरकार बना दें, जिसके बाद जंग बंद हो सकती है। अगर बातचीत होती है तो रूस को यूक्रेन को नेटो में शामिल ना होने की गारंटी मिल जाए, नेटो यूक्रेन को सदस्य ना बनाने की गारंटी दे। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 1962 के क्यूबा संकट में अमेरिका ने क्यूबा पर हमला न करने का वादा किया था। एक और रास्ता यह है कि यूक्रेन को फिनलैंड मॉडल पर गुटनिरपेक्ष बनाया जाए। हालांकि इसकी कोशिश पहले भी हो चुकी है, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन के फिनलैंड मॉडल को नकार दिया है। यह भी होने की आशंका है कि युद्ध की वजह से यूक्रेन विभाजित हो जाए और रूस जंग बंद कर दे। तो हम आपको ये तमाम जो पॉइंट्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि रूस की क्या कुछ रूस कर सकता है। और अब मास्टर स्ट्रोक में बात भारत की चिंताओं की भी करना बेहद जरूरी है।
यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से भारत की परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं और भारत को सबसे ज्यादा चिंता यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की है, जिनमें से ज्यादातर छात्र जो है वो मेडिकल वहां पर कर रहे हैं। जब ये युद्ध शुरू हुआ है, ऐसे छात्रों के घर वाले लगातार सरकार से अपने बच्चों को सुरक्षित निकालने की गुहार लगा रहे हैं, जबकि वहां रहने वाले छात्र बंकरों में छिपकर अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हैं। परेशानी ये है कि हवाई मार्ग बंद है और इसी वजह से विमान आ जा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अब यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारतीयों का रेस्क्यू किया जाएगा। 2 ही दिन में रूस की फौज यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो गई है। दुनिया मानकर चल रही है कि यूक्रेन का सरेंडर अब बस कुछ वक्त की बात है, लेकिन इस युद्ध ने भारत की चिंताएं बढ़ाई हुई हैं और उसकी वजह है यूक्रेन में फंसे हुए भारत के हजारों छात्र और नागरिक। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय हैं, जिनमें से 4,000 युद्ध शुरू होने से पहले ही यूक्रेन छोड़ चुके हैं, यानी अभी भी 16,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई सीसीएस की बैठक के बाद फैसला लिया गया कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालने का ऑपरेशन तेज किया जाएगा। भारतीयों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों के रास्ते निकाला जाएगा। पड़ोसी देशों से भारतीयों को लाने के लिए विशेष उड़ानें संचालित होंगी। तमाम उड़ानों का खर्च भारत सरकार ही उठाएगी। अभी भारतीय ऐसे ही यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। ये वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव का है, जहां इंडियन एम्बेसी में करीब 200 छात्रों ने शरण ली हुई है। इन छात्रों से यूक्रेन के राजदूत पार्थो सत्यपति बात कर रहे हैं और उन्हें वहां से निकालने की कोशिश लगातार चल रही है। इस जटिल समस्या में स्टूडेंट्स को यहाँ सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है और इसको हम निभा रहे हैं। बच्चों को हमने यहाँ रखा हुआ है। कोशिश जारी है इनकी एवैक्यूएशन की। कीव अभी इंटेंस फाइटिंग के बीच में है, बट फ्रॉम द वेस्ट वी आर मेकिंग एफर्ट्स टू टेक आउट स्टूडेंट्स। हमारी फ्लाइट थी आज रात की, तब कल रात की। हम वहाँ से कल ट्रैवल किए थे। हमें वहाँ पे आना था, बट हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। हमें यहाँ आने के बाद पता चला कि हर चीज एक कर्फ्यू टाइप का लग चुका है। मैसेज आया कि आप लोग एम्बेसी के पास चले जाओ, तो हम लोग यहाँ आए एम्बेसी ऑफिस के पास। अभी हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं और हमारी फैमिली बहुत ज्यादा पैनिक है, क्योंकि उन्हें सिचुएशन जो है सही से नहीं पता चल पा रहा है। सब अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, तो हम जानते नहीं है, लेकिन यही है कि ऑर्गेनाइज वे में सब लोग अपने अपने घर चले जाएं अच्छे से। हम सब तो यही चाहते हैं। सारे हैं तो इंडियन से एट लास्ट। हम इनके साथ संपर्क में थे, इनको एडवाइस देते रहे और जैसे मैंने कहा, जो वहां से निकलना चाहते थे वो निकल गए। जिसको फैसिलिटेट करना था हमने फैसिलिटेट करवाया। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो नागरिकों का सुरक्षा है, उनके वेलबींग है और उनके जो इवैक्यूएशन के जो अरेंजमेंट्स हैं वो हम पूरी तरह संभाल लेंगे और इसमें कोई घबराने की बात नहीं होगी। इसीलिए यूक्रेन में भारतीय दूतावास की तरफ से भारतीयों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की गई है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को हंगरी और रोमानिया के बॉर्डर की तरफ जाने की सलाह दी गई है। वो चेक पॉइंट्स भी बताए गए हैं जहां पर भारतीयों को जाना है, जैसे हंगरी और यूक्रेन के बॉर्डर पर चॉप जेहोनी के पास पहुंचना है, जबकि रोमानिया के बॉर्डर पर पोरुबने सिरेत पॉइंट पर जाना है। इन चेक पॉइंट्स पर भारतीय विदेश मंत्रालय के अफसर होंगे। इसके अलावा पोलैंड बॉर्डर से भी भारतीयों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को ट्रैवल करते वक्त सलाह दी गई है कि वो अपने साथ अपना पासपोर्ट जरूर रखें। इसके अलावा अमेरिकन डॉलर में इमरजेंसी के लिए कैश रखें और अगर उपलब्ध हो तो कोविड-19 के डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी रखें। इसके अलावा जिस भी वाहन से वो जा रहे हैं उस पर भारत का झंडा भी जरूर लगाएं। भारत सरकार के लिए इस वार जोन में फंसे अपने भारतीय मूल के नागरिक महत्वपूर्ण हैं। इसलिए कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बात हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर भी बात की और उन्होंने भारत की चिंताओं का जिक्र किया। सरकार की चिंताओं के बीच वो परिजन खासे परेशान हैं जिनके बच्चे यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। लगभग सभी छात्र वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं। वहां से ही छात्र हालात बयां कर रहे हैं और लगातार भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पोलैंड और रोमानिया और स्लोवाकिया बॉर्डर है, उनके पास उन्होंने कैंप करके बोला इवैक्यूएट करने के लिए, लेकिन अभी हमके पास हम लोग क्योंकि थोड़ा वेस्टर्न सेंट्रल एरिया में और हमारे पास से बॉर्डर ऑलमोस्ट 600-900 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग के पास यहाँ कोई प्रोविजन नहीं कि हम लोग बॉर्डर तक जा सकें। आई डोंट नो कैसे गवर्नमेंट हेल्प करेगी या नहीं करेगी, बट सबके सब बहुत डिप्रेस्ड हैं इस टाइम। यहाँ पे स्टूडेंट्स जितना है, मेडिकल स्टूडेंट हो गया, लैंग्वेज कोर्स वाला हो गया, वर्क परमिट वाले बच्चे हो गए, एंड सभी बहुत टेंशन में है।
एंड मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट कुछ स्टेप ले। हालांकि कुछ छात्र खुशकिस्मत हैं जो लौट आए हैं, जैसे पानीपत की ट्विंकल, जो कल शाम को ही यूक्रेन से लौटी हैं। ट्विंकल बता रही हैं कि वहाँ हालात बहुत खराब हैं। जब हम लोग आए तब इतनी चीजें नहीं थी वहाँ पे। हाँ, थोड़ा बहुत बच्चों को डर था, लेकिन जब हम आ गए हैं तो वहाँ पे अब बहुत ज्यादा बुरे हालात हो चुके हैं। लाइक बॉम्ब वगैरह और मिसाइल से लोग हमला कर रहे, तो अब बच्चे बहुत डरे हुए हैं। आपकी बात हुई होगी आपके दोस्त से? हाँ, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, मैंने बात की है तो उनको अभी बोला गया है एम्बेसी वालों ने कि अभी आप सेफ रहे, हॉस्टल रहे जहाँ पे भी है, और कुछ बच्चों को बंकर्स होते हैं उनमें लेके गए हुए हैं उनको। इन्हीं खुशकिस्मत छात्रों में आगरा के तुषार चौधरी भी थे, जो यूक्रेन में MBA की पढ़ाई कर रहे थे। जब तक मैं वहाँ था तो रशिया का प्रेशर था, पढ़ाई वगैरह ऑनलाइन हो रही थी, सब बताया जाता है इंस्ट्रक्शंस की अगर कुछ होता है तो क्या करना है। बंकर्स के बारे में बताया था, शेल्टर्स के बारे में कि कहाँ पे जाना चाहिए। मम्मी पापा बार बार कॉल कर रहे हैं, उन्हें बहुत चिंता हो रही थी, तो उस वजह से चिंता थी कि एक आध दिन तो मम्मी रो भी गई थी बुलाने के लिए कि आजा आजा। तुषार तो लौट आए, लेकिन अभी भी हजारों भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं और हर एक भारतीय को सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी सरकार की है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।